नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। आज बात छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना की। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों को चुनावी बहस का विषय बना चुके हैं। उन्होंने अंबिकापुर में भाजपा सरकार पर जातिगत जनगणना से पीछे हटने का आरोप लगाते हुए कहा था कि सत्ता में आते ही कांग्रेस जातिगत जनगणना कराएगी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि वे ओबीसी है, इसलिए कांग्रेस उनसे नफरत करती है। यानी ओबीसी एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस की बात की जाए तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जो सर्वे किया था उसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। असल में ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने के बाद भूपेश बघेल सरकार ने ओबीसी वर्ग का हेड काउंट किया था, लेकिन सरकार ने इसके आंकड़े आज तक सार्वजनिक नहीं किए हैं। यहां तक कि राज्यपाल को भी इन आंकड़ों को नहीं दिया गया। ऐसे में सवाल यह है कि जब कांग्रेस आंकड़े जारी करने में इतनी देर कर रही है तो फिर वो जातिगत जनगणना पर इतनी बहस क्यों कर रही है। और दूसरा सवाल यह भी है कि राहुल गांधी इतने दिनों तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ओबीसी वर्ग के हेड काउंट के आंकड़े जारी करने का क्यों नहीं कह रहे। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि राहुल गांधी केंद्र और भाजपा शासित राज्यों में ओबीसी अधिकारियों की संख्या का मुद्दा उठाते रहे हैं, तो वो कांग्रेस शासित राज्यों और सरकारों से ओबीसी अधिकारियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की बात क्यों नहीं कहते। क्या ओबीसी एक राजनीतिक स्टंट है या कांग्रेस इसे लेकर कुछ गंभीर भी है। आज इसी पर चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जनता इसीलिए विश्वास नहीं कर रही है क्योंकि पिछले घोषणा पत्र के 80 से 90% वादे अधूरे हैं और ये हम नहीं कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं। तो ऐसे में जब पुराने वादे पूरे नहीं किए तो नई घोषणाएं कैसे पूरी होगी, जनता तो ये समझती है। जहां तक जातीय जनगणना की बात है, इन्होंने एक गणना करवाई जिसका नाम है क्वांटिफाइबल डाटा आयोग। उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया, राजभवन ने मांगा नहीं दिया, विधानसभा में नहीं रखा, मीडिया ने पूछा जवाब नहीं दिया। वो मीडिया को नाराज होकर मुख्यमंत्री जी कहते हैं आप क्या करोगे इस रिपोर्ट का। तो जो गणना कराएंगे उसका भी ऐसे ही करेंगे कि आप क्या करोगे। आप जो काम कर चुके हैं, जो आप दावा करते हैं कि हम कर चुके हैं, उसका रिपोर्ट पब्लिक को देना चाहिए, बाद में दूसरी बात करनी चाहिए। तो रोज रोज नई घोषणाएं करने से कुछ फायदा होगा नहीं कांग्रेस को। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में जाति जनगणना एक बड़ा विषय है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जनगणना नहीं करवा रही, जाति जनगणना नहीं करवाई। इसके कारण जो हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, विशेष तौर पर पिछड़े वर्ग के लोग, उनकी संख्या सामने नहीं आ पा रही। तो उनके हिसाब से किसी भी प्रकार की कोई योजना नहीं बन पा रही। ये भाजपा का षड्यंत्र है। भाजपा नहीं चाहती कि वंचित वर्ग के लोगों को उनका अधिकार मिले। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद माननीय राहुल गांधी जी ने घोषणा किया है कि हम जाति जनगणना करवाएंगे, तो उसके हिसाब से योजना बनाएंगे। तो देखिए, देश में जातिगत जनगणना का इतिहास काफी पुराना है। 1881 में पहली बार जातिगत जनगणना हुई थी। 1931 में पहली बार जातिगत जनगणना को सार्वजनिक किया गया था, लेकिन उसके बाद 2011 में जातिगत जनगणना तो हुई, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट थी वो सार्वजनिक नहीं की गई थी। लेकिन अब इसकी जो आग है वो छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है। लगातार विपक्ष, अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो वो केंद्र में विपक्ष के तौर पर लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रही है। तो उधर अगर हम बात कर ले कांग्रेस के मैनिफेस्टो की, तो मैनिफेस्टो में बाकायदा ये लिखा गया है कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी। आज इसी पर मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसके लिए हम आपसे तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ में कई मेहमान भी जुड़े हुए हैं। भूपेन्द्र नाथ बीजेपी की ओर से, सत्यप्रकाश सिंह कांग्रेस की ओर से और अवधेश मलिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का नादी टीवी में बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अवधेश जी का रुख करूंगी। अवधेश जी, जिस प्रकार से जातिगत जनगणना हावी होती नजर आ रही है, अगर छत्तीसगढ़ पर नजर डालें तो इससे क्या नफा और क्या नुकसान। देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर हम डेटा उठा के देख ले, जो अवेलेबल डेटा है, तो अगर और फिर दूसरे नॉर्दर्न स्टेट्स में देख लें तो कंपैरेटिव छत्तीसगढ़ में ओबीसी की जो स्टेटस है वो थोड़ा सा मजबूत है। और सबसे ज्यादा जो क्लैशेस आपको ज्यादा दिखने पड़ते हैं इस पर, वो ज्यादातर आपको उत्तर प्रदेश या फिर बिहार या फिर जो है सो महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र में भी उतना उस हद तक नहीं दिखता है। वहां पर मराठी वर्सेस जो है अन्य रहता है। तो ये जो खास करके, लेकिन इस पूरे प्रकरण में ये है कि आप इंटायरली ओबीसी को काउंट नहीं करना चाह रहे हैं। आप इंटायरली जो प्रत्येक ओबीसी के अंदर कास्ट, सब कास्ट है, उन सबको काउंट अप करना चाह रहे हैं। तो उसके इसके जो है अपने बेनिफिट्स है और अपने नुकसान।
एक बेनिफिट ये है कि आपको ये पता चल जाए कि पर्टिकुलरली किस कम्युनिटी का सब कास्ट का इस कास्ट का इसमें कितनी संख्या है और दूसरे का इसमें कितनी संख्या है। और सबसे बड़ी जो यहाँ पर जो बात निकल के जो सामने आ रही है छत्तीसगढ़ में, वो खास करके अगर ओबीसी कम्युनिटी में डोमिनेंट कम्युनिटीज को काउंट करें तो ऐसा अवधारणा है कि साहू कम्युनिटी की सर्वाधिक संख्या है, उसके बाद फिर कुर्मियों की आती है, फिर यादव का आता है। तो और कई बार ये जो है सो डेटा भी क्लैश करते हैं, तो इसमें एक क्लैरिटी आ जाएगी। डेफिनेटली जब जातिगत जनगणना के आंकड़े जब सामने आएंगे तो स्वाभाविक बात है उसका मेन जो इंटेंशन है वो मांग होगा रिजर्वेशन बढ़ाया जाए, और फिर जो है सो आगे की जो रणनीति है जो या पॉलिटिक्स है, फिर घूम के फिर वो जाति पर ही आगे पॉलिटिक्स खिंच जाए। तो कुल मिला के यही है। लेकिन जब रिजर्वेशन की बात जब आती है तो कोर्ट आपको पूछता है, क्योंकि फाइनली कोर्ट के पास ये सेफ गार्डिंग का अधिकार है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेफ गार्डिंग या उसका डिफिनीशन या एक लेयर तक जो कितने हद तक रिजर्वेशन होगा और रिजर्वेशन क्यों होगा। क्योंकि रिजर्वेशन देने के पक्ष में जब बात आई तो वहां पर कहीं नहीं था कि रिजर्वेशन का मेन इंटेंशन जो है सो जॉब्स, और अभी आप देखें तो मार्केट से लेके कॉमन पब्लिक फोरम में रिजर्वेशन का मेन इंटेंशन जॉब से जुड़ा। तो वो जो क्लासी वहां पर खास करके ये था कि पूरे भारत में जो जातिगत जनगणना हुई उसके बाद से जो रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स आई उसके पीछे था सोशली बैकवर्डनेस या सेक्शन रूप से जो पिछड़े हुआ जो है समाज है उसको आगे ले जाए, उसको डिसेंट्रीट करने की कोशिश नहीं की उसको, इसलिए ओबीसी दिया गया, एससी दिया गया, एसटी दिया गया, न कि उसके अंदर के कास्ट की यादव कितने हैं या कुर्मी कितने हैं उस पर फोकस किया गया। और वीपी के आने से पहले ओबीसी भी जनरल में ही काउंट होता था। जी, तो एक तरीके से ऐसा समझा जा सकता है कि ओबीसी को साधने का प्रयास जातिगत जनगणना के तहत किया जा रहा है। लेकिन हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में 2015 में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना करवाई थी, लेकिन वहां के कुछ जो कम समुदाय जिनकी संख्या कम थी, वहां के जाति के लोगों ने इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि हमारी संख्या काफी कम है, ऐसे में प्रतिनिधित्व कम मिलेगा और उसके साथ ही उनको साइडलाइन भी कर दिया जाएगा, और विरोध के चलते वो जो डेटा था, जो आंकड़े थे, वो सार्वजनिक नहीं किए गए। तो क्या ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है? मेरे से आपने पूछा? जी अवधेश जी। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि देखिए अभी जो एज ए होल मिल रहा था उसमें आपका क्लासिफिकेशन होने के बाद डेफिनेटली संख्या कम हो जाएगी, पर्टिकुलरली कास्ट और सब कास्ट। तो जिसमें डोमिनेंट कास्ट का जो व्यक्ति होगा उसको ज्यादा रिजर्वेशन मिलेगा, तो इसके चांसेस हैं, इसके इस प्रकार के फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ का देखिए जो कंस्ट्रक्शन हुआ था, मतलब इसका गठन हुआ था खास करके कॉन्स्टिट्यूशन जब हुआ था, तो उसका मेन फोकस ये था कि ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट है, तो कहीं ना कहीं वो ट्राइबल डोमिनेशन का मुद्दा भी शायद इस रस्साकसी में या इस पॉलिटिकल उफान में कहीं वो दब ना जाए। तो हो सकता है उसको लेकर भी एक बैकलैश आने वाले समय में देखने, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पिछले कई बार से लगातार धीरे से जो है सही ट्राइबल इलाकों में जो है सो ट्राइबल जो है सो जो खास करके अब ट्राइबल चीफ मिनिस्टर की मांग उठने लगी है। तो कहीं ना कहीं एक क्लैश पॉइंट जो है सो आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैं भूपेंद्र जी का रुख कर लेती हूँ। भूपेंद्र जी, आखिर बीजेपी को जातिगत जनगणना से इतना परहेज क्यों है? देखिए, जातिगत जनगणना से परहेज वाला विषय नहीं, विषय ये है कि जिस प्रकार से कांग्रेस मंच नहीं देखती, किसी भी स्थान पर लगातार जाके वादे कर रहा था, और जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार महोदय कह रहे थे कि कहना चाहिए जब जातिगत जनगणना होगी तो उसके बाद उनकी अपेक्षाएं रिजर्वेशन को, जॉब्स को लेकर सारी होंगी, और उनकी अपेक्षाओं के बाद फिर उस जनसंख्या के आधार पर फिर भी रिजर्वेशन की बात करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी जो है जाकर उन्हें आश्वासन दे आएगी और फिर उसे कोर्ट में चुनौती मिलेगी। इस प्रकार से जो ठगने का काम फिर जो एक क्रम जो चलता रहेगा, बिना पूर्व तैयारी की जो बातें लगातार होती रहेंगी उनकी घोषणाओं में, इस हेतु उस पूर्व योजना के साथ, पूर्व तैयारी के साथ जमीन पे उतरना चाहिए। ऐसे विषयों की बात हम जब भी करें, ये वो एक बात। और मैं ये कहता हूं, जैसे कि पत्रकार महोदय जी ने कहा, वो बात को फिर से मैं ध्यान में देना चाहूंगा
ये कहते हैं एक और कहना चाहिए सारे ओबीसी वर्ग की जो है गणना जो है कर ली गई है और ये सारा विषय पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन वो सार्वजनिक इन 5 वर्षों में नहीं कर पाते। तो अभी जो दोबारा जब कहना चाहिए यदि इन्हें अवसर मिल भी जाए तो क्या इनकी गारंटी है सते हुए आगे जाएंगे? केवल और केवल समाज को उकसाने के लिए, केवल और केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ये कुछ भी कहने और कुछ भी बोलने के लिए किसी भी मन से तैयार है। लेकिन सरकार आपकी है केंद्र में, तो जातिगत जनगणना आप क्यों नहीं करवा रहे हैं? वैसे अगर जनगणना की बात करें तो 2011 में हुआ था, कायदे से 2021 में होना था, लेकिन जनगणना भी नहीं हुई है। जी जी, मैं यही बोल रहा हूँ। इस बीच में कोविड का विषय गुजरा है, इस बीच में और भी ऐसे कुछ अवसर आए जिसको लेकर कहना चाहिए बहुत सारे अहम विषयों को और बढ़ने के कारण कुछ विषय शायद डिले हुए हैं। और साथ ही मैं ये भी बता दूं, जनजाति जो गणना का विषय जो आ रहा है, जातिगत गणना का विषय जो है, ये बहुत गंभीर विषय है। कहना चाहिए देश की परिस्थितियों में और बहुत सारा अंतर इसके बाद आ जाएगा, तो पूर्व योजना के साथ और तैयारी के साथ उस दिशा में बढ़ना चाहिए, न कि इस ओर जो है बहुत जल्दबाजी करके केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किसी प्रकार का आश्वासन करना चाहिए। तो इतने साल तो हो चुके हैं ना बीजेपी को, इतना समय तो है, तो इतने समय में तो हो जाना था अब तक जातिगत जनगणना, क्योंकि मुद्दा तो लगातार विपक्ष भी उठा रहा है। जी जी जी, मैं देखिए, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि केवल और केवल अब जातिगत गणना के पीछे और उसके कहना चाहिए ऐसे दुष्प्रभाव भी क्या हो सकते हैं। दुष्प्रभाव कहने का अर्थ ये है कि कई ऐसी जातियां हैं जो हो सकता है जनसंख्या में कम हो, उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा जैसे विषय हैं, उन पर निर्णय तक एक सही परिस्थिति में जब तक हम न पहुंच जाए तो उस दिशा में किसी भी सत्यप्रकाश जी का रुख कर लूंगी। सत्यप्रकाश जी, एक जमाना था जब कांग्रेस ये कहती थी कि ना जात पर ना पात पर, वोट सिर्फ हाथ पर, लेकिन अब वही कांग्रेस कहती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये दोहरा रवैया क्यों देखने को मिल रहा है कांग्रेस का? देखिए अनुपमा जी, आपने जो बात बोली जी, तो दोहरा रवैया नहीं है। वो हमारी वो बात है कि वोट देना चाहिए, जनता को वोट देना चाहिए आदमी को देख के, प्रत्याशी को देख के, या पार्टी की क्या विजन है उसको देख के, वो बात अलग है। और अभी जो बात हो रही है वो हक की बात हो रही है जी, कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसको इतना हक मिले। देखिए यही मैं बात बोलना चाह रहा हूँ, हमारी पार्टी बोलना चाह रही है कि भाजपा कभी नहीं चाहते कि उनको जिसको जितना हक मिले उतना मिले, क्योंकि देखिए वो चाहती जाति धर्म के पीछे लड़ाते रहे, क्योंकि जब वो हक मांगेगी ये जाति धर्म की बात करेंगे, जब वो हक मांगे वो मंदिर मस्जिद की बात करेंगे। तो हक को जब मांगती है इनसे जो जनता, तो ये इसी की बात करेंगे। और इसीलिए एक विपक्ष होने के नाते एक मजबूत पक्ष जनता का बात होता है, तो वही हम काम कर रहे हैं। इनको तकलीफ क्या है? देखिए आपने अभी बात की कि 2011 में आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, उस समय भी जाति जनगणना हुई थी, मगर जब तक रिपोर्ट आते आते सरकार हमारे चले गए, इनकी सरकार आई और आज तक 9 साल में इन्होंने सार्वजनिक नहीं की। जी, दिखता है कि सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म के नाम पर लड़ा के राजनीति करना चाहते हैं, हक देने की बात कभी नहीं करेंगे। आप देखिए मोदी जी 12 बोलते हैं मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी, और हमारे भूपेश बघेल जी भी ओबीसी है, और उनको किस हिसाब से लहजे से बात किया था, कितने अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, चाहे रमन सिंह हो चाहे मोदी जी खुद हो। तो ये दिखता है कि ओबीसी वर्ग हो, दूसरा वर्ग हो, जो भी, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ राजनीति करनी है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ा के राजनीति करते। मगर हमारी सरकार आती, हमने जो वादा किया है जातिगत जनगणना हम इस प्रदेश में करवाएंगे, जिसको जितना हक मिलना चाहिए उतना हक दे के रहेंगे। क्योंकि देखिए एक बात बोलूंगा, हमारे मुख्यमंत्री जो ओबीसी वर्ग से आते हैं वो किसान पुत्र भी, जानते हैं कि जातियों को जिसको हक में नहीं मिल रहा उनका क्या पिछड़ापन है। बस्तर के हवाला देख लीजिए, 15 सालों क्या थे, हमारी सरकार ने सोचा तभी तो उनको आगे लेके आए ना, उनकी जिंदगी आज बेहतर हो रही है। किसानों की बात की, महिलाओं की बात की, तो ये करना पड़ेगा सरकारों को, जिन्होंने 15 सालों नहीं किया। लेकिन भूपेन जी तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर नुकसान बताया जा रहा है जातिगत जनगणना क्या, कि इससे ज्यादा नुकसान होगा जो छोटी जाति होगी या फिर जिनकी संख्या कम होगी, उस पर कहीं ना कहीं उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, ये भूपेन जी का कहना है। देखिए जो आपने बात की जो कम जाति होगी उनको प्रतिनिधित्व, ऐसा होता नहीं है। देखिए जिनको जितनी मिलनी चाहिए वो जाति को माने। और सबसे बड़ी बात, जब कोई भी ऐसा सर्वेक्षण होगा उस पर एक कमेटी बनेगी, समिति बैठेगी, सब चीज की रिपोर्ट देगी ना। आप ऐसे नहीं कर रहे ना कि आप जीएसटी जैसे नहीं कर रहे, नोटबंदी जैसा नहीं करेंगे, रातों रात लागू कर देंगे। उसपे एक समिति बनेगी, वो रिपोर्ट देगी, सब चीज पर विचार विमर्श होगा, उसमें बहुत दिमाग बुद्धिजीवी इंसान रहते हैं उसके अंदर, वो अपने रिपोर्ट देंगे, उसकी तय पे होगा। ये देखिए ये वही मैं बात बोल रहा हूँ, ये भ्रम फैलाने की बात है कि छोटी जिनकी जाति कम हो गई उनका हक मारा जाएगा। संख्या की बात कर रहे हैं सर, संख्या की, संख्या की बात कर रहा हूँ कि भाजपा सिर्फ एक षड्यंत्र टाइप की बात है, ये बरगलाने की बात है कि एक छोटी जिनकी कम जनसंख्या होगी जिस जाति की, उसको बरगलाने की बात कर रहे हैं भूपेंद्र नागिन कि भाई आपका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, आपका हक मारा जाएगा। समिति बैठती है तो सब चीजों पे विचार करती है, जब रिपोर्ट आएगी तो सब पे लिए आएगी। जैसे यहाँ पे ओबीसी वर्ग ज्यादा है तो उनको उतना हक मिलेगा जिसको जितना हक है।
समिति रिपोर्ट आती है तो सब चीजों में विचार किया जाता है। ये बरगलाने वाली ठीक है, बात नहीं जैसा होती। कि आपने हमारी पार्टी 2011 की जनगणना की बात कही है तो मैं भूपेंद्र जी से उसका जवाब ले लेती हूँ। भूपेंद्र जी, 2011 में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना करवाई थी, लेकिन 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो उसके बाद में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह कहा था कि जल्द ही एक कमेटी गठित की जाएगी और जो सर्वे कांग्रेस की ओर से करवाया गया है उसके आंकड़े जारी किए जाएंगे, लेकिन आज तक वो आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। देखिए, तो ये गणना की बात कर रहे हैं, इस गणना को ये कहना चाहिए जल्द ही हम सामने लेकर आएंगे, ये बोला जाता है, लेकिन वे सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कहना चाहिए प्रॉपर, यदि वो तैयार नहीं है, उस पर यदि और वर्क करने की जरूरत है, उस पर और यदि काम करने की सर, जरूरत है। कितना समय, इतने 10 साल से आपकी सरकार है केंद्र में, उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि अभी भी समय चाहिए। देखिए, जातिगत जनगणना एक बड़ा विषय, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जमीन पर धरातल में लोगों को केवल उत्साह के वोट बैंक के लिए इसे कहना चाहिए करवा देना, ये देश हित में नहीं है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना भी मैं सही नहीं समझता अभी, क्योंकि इसमें वरिष्ठ जन इस पे चिंतन कर रहे हैं, इसमें बुद्धिजीवी वर्ग जो है उस पर चिंतन कर रहा है कि इसकी दिशा और दशा आगे भविष्य में क्या होनी चाहिए, इसलिए इसकी टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, सत्यप्रकाश जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। सत्यप्रकाश जी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, मैं वही बात बोलता हूँ, ये सिर्फ परगलाने की भी बात है, सिर्फ झूठ बोलने की बात है कि अभी तैयार, अरे 9 साल हो गया आपकी सरकार के, अब और कितनी तैयार करना है आपको? ये चाहते ही नहीं ना, भाई मैं बोल रहा हूँ, ये चाहते नहीं, सिर्फ वोट की राजनीति करना चले। मोदी जी हर भाषण में बोलेंगे मैं ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी हूँ, मगर जब ओबीसी अपना हक मांग रहा है और ये पूछना चाहता है कि हम कितनी है जनसंख्या भारत में, तो आप नहीं देंगे। तो ये दिखता है कि सिर्फ बरगलाने की बात है ये, मगर हमारी पार्टी, हमारी सरकार बनेगी, हम करेंगे, जिसको जितना हक मिलना चाहिए उसको दे के रहेंगे, इनके जैसे बरगलाएंगे नहीं। देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ, इन्होंने अभी तक 9 साल में क्या किया जातियों के लिए? जनसंख्या की बात की नहीं, माफ कीजिए, इन्होंने बोला कि हम जनसंख्या जो कराना चाहिए जनगणना, वो नहीं करा पाए कोविड की वजह से। भाई, आप बंगाल में जाके दीदी ओ दीदी बोलने के लिए समय था आपके पास, उस समय कोरोना नहीं लग रहा था आपको, मगर आपको जनगणना कराना में कोरोना लग रहा था। तो ये देखिए, ये सिर्फ झूठ बोलने की बात है। जो इन्होंने सिर्फ सरकार 2014 से इन्होंने किया वही है, सिर्फ 2 करोड़ रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, काला धन, 15 लाख, हर चीज पे झूठ बोला है। महंगाई सिलेंडर 1200 कर दिया, हर चीज पे इन्होंने झूठ बोला, जनता को प्रताड़ित करके रख दिया है। अब देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ, अब जनता इनसे सवाल करती है, जनता इनसे जवाब सुनना चाहती है, चाहे महंगाई पे हो, बेरोजगारी पे हो, चाहे वो जनसंख्या पे हो, हमको हमारा हक मिलना चाहिए। देखिए, ओबीसी वर्ग, ओबीसी महासभा ने भी एक पत्र लिखा है मोदी जी को, तो वही मैं बोल रहा हूँ, हर वर्ग ये चाहता है कि मेरे को मेरा हक मिलना चाहिए। तो कैसे मिलेगा जब तक जनसंख्या नहीं होगी? तो ये मोदी जी का काम है, केंद्र सरकार का काम है। लेकिन 5 साल से तो आपकी भी सरकार थी, आप भी करवा सकते थे। बिहार में जिस प्रकार से जातिगत जनगणना करवाई गई है, उस हिसाब से तो यहाँ पर भी करवाया जा सकता था छत्तीसगढ़ में। अनुभव वही मैं बोल रहा हूँ कि जब हमने ओबीसी के लिए हेड काउंट कराया, ठीक है, अब हमको ये लगा कि अब ये करना चाहिए, तो अब उसकी तरफ जा रहे हैं। अभी हमने ओबीसी के लिए हेड काउंट कराया था ना, अब सभी समाज के लिए, सभी वर्गों के लिए अब कराएंगे। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, अब सरकार आएगी तो उस पे काम होगा। एक बार उस पे काम हुआ, अब आगे ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है, और यही वजह है कि चाहे मध्य प्रदेश की बात करो या छत्तीसगढ़ की, आपने मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र किया है कि जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। नहीं, मैनिफेस्टो जिक्र किया, ये तो है ही, सबके सामने है, वो सार्वजनिक है, मगर हमने चुनावी मुद्दा नहीं है। ये आपने सुना, राहुल गांधी, यहाँ अवधेश मलिक जी बैठे हैं, राहुल गांधी जी पिछले 2-3 साल से बात करते आ रहे हैं। मैं तो बोलूंगा उससे पहले भी, मगर 2-3 साल से प्रमुखता से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि लोग उनके पास भी जाते हैं, हर समाज के लोग उनके पास भी जाते हैं, तो इससे प्रमुखता से मुद्दे उठा रहे हैं, एक सांसद होने के नाते, विपक्ष के नेता होने के नाते। तो ये हमारा चुनावी मुद्दा नहीं है, मगर हाँ, घोषणा पत्र इसलिए डाला है ताकि जनता को भरोसा हो कि उनको उनका हक मिलेगा। तो हमारे लिए चुनावी मुद्दा कभी नहीं रहा है, क्योंकि हमारी पार्टी शुरू से, आप देखिए, इतिहास उठा के देखिए, गरीबों की पार्टी है, गरीबों के लिए काम करने वाली पार्टी है। आरक्षण हम ही लोग लेके आए थे, अम्बेडकर जी जो आरक्षण दिया, जो संविधान दिया, उस समय सरकार किसकी, सबके सामने है। तो हमारी, ठीक है, भूपेंद्र जी से इसकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। भूपेंद्र जी, कांग्रेस कह रही है कि चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी जातिगत जनगणना की बात यहाँ पर कही जा रही है। देखिए, जो बरगलाने वाला विषय सत्यप्रकाश जी बोल रहे थे, बरगलाना किसे कहते हैं, मैं ये उनकी जानकारी में डालता हूँ। जब ओबीसी वर्ग की बात आती है, ओबीसी वर्ग को 28% का आरक्षण का कहीं वादा करके आ गए और उसे बिना पूर्व तैयारी के जो है लागू करने के लिए डाल दिया। उसके बाद जब कोर्ट से कहना चाहिए लगता है, उसमें जब सवाल पूछे जाते हैं तो सही प्रकार की उसके पक्षकार जो है वो सामने लड़ने के लिए इनके पास नहीं होते, सही एडवोकेट्स जो है वो तैयार करके वहां पे न्यायालय के सामने नहीं ला पाते, और जो आरक्षण पूर्व में मिल रहा था ओबीसी वर्ग को, उससे भी नीचे वो चले जाते हैं। ये होते हैं बिना पूर्व तैयारी के जाने से समाज को नुकसान। और जहां तक आप कहना चाहिए आरक्षण को लेकर इस क्षेत्र में जो कहना चाहिए लोगों के लिए हमने हित में ये किया बोलते हैं, मैं आपको बता दूं, लगातार इस पूरे छत्तीसगढ़ में
जो कहीं 2012 के बाद से राज्यपाल जी के आदेश से जो 100% स्थानीय जो कहना चाहिए आरक्षण का विषय सरगुजा और बस्तर जैसे क्षेत्रों में था, उसको कहना चाहिए आपके ही कहना चाहिए जब ये कोर्ट में विषय पहुंचा और वहां से जिस प्रकार से आपने सही पक्षकार नहीं रखे, सही तरीके से उस पक्ष को नहीं रखा स्थानीय भर्ती को, जिसके चलते वो कहना चाहिए जो 100% आरक्षण स्थानीयों को मिलना था वे उससे दूर हो गए। और इसी का परिणाम है कि बस्तर जैसे क्षेत्रों में कवासी लखमा जी के सुपुत्र हारिस कवासी जी को भी 4 से 5 गांवों से दौड़ाया जाता है जब वे प्रचार में जाते हैं स्थानीय भर्ती वाले विषय को लेकर। तो परगलाना किसे कहते हैं और समाज का एक वर्ग का नुकसान करना किसे कहते हैं, ये कांग्रेस के कृत्यों से हमको देखकर सीखना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब ये बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है, लेकिन जनता पर इसका कितना असर पड़ता है ये देखने वाली बात है। अवधेश जी, जिस प्रकार से देखा जाए तो जैसा कि मैंने भी जिक्र किया था कि 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी और उसकी सर्वे रिपोर्ट भी सार्वजनिक की गई थी, लेकिन उसके बाद अब तक अगर देखा जाए तो अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है कोई भी रिपोर्ट या जातिगत जनगणना भी नहीं की गई है। ऐसा क्यों मैं इससे जो तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस, जब जैसी सत्ता में आती है तो वो परहेज करती है, लेकिन इसको मुद्दा जरूर बनाती है। देखिए अनुपमा जी, ऐसा है कि पहला जो जातिगत जनगणना उसके बाद जो डेटा आए थे, उसके आजादी के बाद जो है, सो जो उस समय जो वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में मदद की, जिन्होंने जो भारत का जो स्वरूप अभी आप देख रहे हैं, वो विजनरी लोग थे, तो उन्होंने ये डिसाइड किया था उस समय और सामूहिक रूप से इसलिए फैसला लिया गया था क्योंकि अगर इस प्रकार के तो डेटा आने से ये होगा कि समाज में क्लैशेस के चांसेस बढ़ेंगे। मतलब रिजर्वेशन लाने के पीछे मेन उद्देश्य ये नहीं था कि मैंने पहले भी कहा कि ये उद्देश्य ये नहीं था किसी को जॉब प्रोवाइड किया जाए, उद्देश्य ये था कि भागीदारी प्रोवाइड किया, वो सोशल बैकवर्डनेस की बात की गई। तो उसमें वो उस समय की जो स्थिति थी, तो उसमें कैसे लोगों को आगे लाया जाए, इनिशियली इसलिए 10 साल रखा गया था, फिर उसको कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाते। लेकिन इस ड्यूरेशन में ये पिछले 70-80 सालों में ये हुआ कि जो पार्टियां हैं जो अपने जो गवर्नेंस के लेकर जो प्रॉमिसेस थे उसको उस हिसाब से डिलीवर नहीं कर पाए। आज के भारत से पीछे जो देश आजाद हुए, छोटे छोटे देश थे, वो काफी डेवलप हो गए। आप डेवलप नहीं कर पाए क्योंकि आपका ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम फेल हुआ, आपका जो लीडरशिप है वो फेल हुआ है। और अब जो लीडरशिप अगर फेल होता है तो फ्रीबीज की ओर जाता है या फिर वो इस टाइप की चीजों की बात करना पड़ता है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं पूछी जाए, क्योंकि इतने सालों में भारत का जो डेवलपमेंट होना था वो नहीं हुआ। इंटरनल जो रिपोर्ट्स देखेंगे आपको, योजनाओं के रिपोर्ट्स हैं या फिर डिफरेंट टाइप के सुधार, चाहे ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे सुधार की कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जातिगत जनगणना से फायदे भी है, नुकसान भी है, लेकिन पार्टियां इसे एक बड़ा मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ में शामिल होने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक तरीके से देखा जाए तो जातिगत जनगणना हावी होती नजर आ रही है। बीजेपी इससे परहेज कर रही है तो वहीं कांग्रेस इस पर हावी होती नजर आ रही है। लेकिन सवाल यही कि जातिगत जनगणना को बड़ा मुद्दा बना रही केंद्र के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, उसे आगे चल के कितना फायदा होगा और साथ ही छत्तीसगढ़ की जनता पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये तो 3 दिसंबर को रिजल्ट बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।